बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैन एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो जनाब पेशगी माज़रत कबूल कीजिए, कुछ मसरूफियात, कुछ ट्रैवलिंग और उस वजह से हमारा और आपके दरमियान ये जो ताल्लुक़ था उसमें कुछ ब्रेक आया है, और सोचा कि एक बार फिर उस सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। तो आज की इस वीडियो में जनाब कुछ आपके सवालात होंगे और हमारे जवाबात होंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि आपके सवालात को फ्रीक्वेंटली अपनी वीडियोस का हिस्सा बनाएं, ताकि जो हमारा और आपका ताल्लुक़ है उसको मज़ीद मजबूत से मजबूत किया जा सके। इससे पहले कि वीडियो की हम शुरुआत करें, आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपकी मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। 34वें कौमी खेल बलूचिस्तान के कैपिटल कोयटा में, और पहली मरतबा कोयटा जाने का इत्तेफाक हुआ, और यकीन जानिए बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जनाब क्रिकेट के अलावा कुछ दीगर खेलों के हवाले से तजुर्बा हुआ, उनको कवर करने के हवाले से, एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। और उन खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिला जो कि ये शिकायत करते हैं कि उनको कवरेज नहीं मिलती। तो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक्सपीरियंस रहा, और यकीन जानिए कोयटा जाकर बहुत खुशी हुई। और बलूचिस्तान का कैपिटल कुछ 2 मिलियन प्लस की यहाँ की आबादी है, और एक तरफ अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों की बात करते हैं जहाँ पर दर्ज हरारत जो है वो आग बरसा रहा है, और दर्ज हरारत की हिद्दत और शिद्दत काफ़ी बढ़ी हुई है। कराची और लाहौर में टेम्परेचर 30 से 35 के दरमियान है, बट सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। कोयटा बहुत ही खूबसूरत शहर, बहुत ही खूबसूरत लोग वहाँ के, और टेम्परेचर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जब मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुमंगली एयरपोर्ट कोयटा पहुंचा, कुछ सवा घंटे की फ़्लाइट थी। दैट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस, और बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा एयरपोर्ट। और वेदर तो कोयटा का ना पूछिए बस, मुझसे मुझे लगा ही नहीं कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे लगा कि मैं मैनचेस्टर या बर्मिंघम में हूँ। क्या खूबसूरत धूप निकली हुई थी, आसमान बिल्कुल क्लियर था, मौसम बड़ा शानदार था, और दोपहर में भी कुछ ज़्यादा गर्मी वहाँ पर नहीं थी, और कुछ 20 से 25 के दरमियान दर्ज हरारत था। कराची को तो थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जितनी भी गर्मी हो, शाम को समंदर करीब होने की वजह से कुछ हल्की हवाएं चलने लगती हैं। बट कोयटा तो जनाब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वेदर, और वहाँ अगर आप नहीं गए तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल जाएँ। और एथलीट्स के लिए एक बहुत ही शानदार किस्म का मौसम, और 34वें कौमी खेलों में 32 से 34 खेलों के मुकाबले, और मर्द एथलीट के साथ ख़वातीन एथलीट बड़ी तादाद में शामिल हैं। तो अगली वीडियो हम कोयटा के हवाले से ही करके आए हैं, और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे वो कोयटा के हवाले से, और यकीन जानिए कि बहुत ही खूबसूरत साइट्स हैं और आप इंजॉय करेंगे। तो फ़िलहाल जनाब कुछ आपके मुंतखब सवालात को आज की इस वीडियो का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, और मूव करते हैं कुछ आपके सवालात की तरफ, और फिर आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कुछ करेंगे अगली वीडियो में कोयटा के हवाले से। और मेरे पास आज का जो ये पहला सवाल है जिसको मैंने आपके लिए मुंतखब किया है, ज़्यादातर जो मेरे पास सवालात आए हैं जिसको मैंने मुंतखब किया है, आप लोगों ने जगह का नाम नहीं लिखा, तो यही कहूँगा कि जनाब जगह का नाम लिखें ताकि हमें आसानी हो, और उससे होगा ये कि आपको ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगी। ज़ाहिर बिन अब्बास साहब का ये सवाल है, और लिखते हैं कि भारत की स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर पाकिस्तान टीम में सरफराज अहमद का होना बनता है। हम चाहते हैं वो इंडिया आए पाकिस्तान टीम के साथ। और जिस तरह आपने लिखा कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया आए, तो ज़ाहिर बिन अब्बास साहब डेफिनेटली आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। और सरफराज अहमद के हवाले से आपने बात की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इनकी क़यादत में पाकिस्तान चैम्पियन बना था, और सरफराज जो हैं वो गए जनाब कुछ 36 बरस के, और 36वीं सालगिरह का केक उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ काटा। 22 मई 1987 को वो कराची में पैदा हुए थे, और उनकी जो सालगिरह है उस पर उनको बहुत सारे खिलाड़ियों ने मुबारकबाद दी और अपनी तस्वीर उनके साथ शेयर की। सरफराज अहमद जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 51 टेस्ट मैच, 117 एक रोज़ा मैच और 61 T20 इंटरनेशनल मैच खेल रखे हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने लास्ट वनडे इंटरनेशनल जनाब 7 अप्रैल 2021 को खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में पाकिस्तान के लिए। तो लगभग 2 साल हो चुके हैं उनको टेस्ट क्रिकेट खेले हुए, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जयपुर में 18 नवंबर 2007 को सरफराज ने डेब्यू इंडिया में ही किया था, इंडिया के खिलाफ अपने वनडे क्रिकेट का। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं तो बिल्कुल जनाब इस बात का एडवोकेट हूँ कि
सरफराज की जो फॉर्म है और जो उनका एक्सपीरियंस है उसको आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। और आई थिंक जो रिजवान की इस वक्त फॉर्म है और आप उनको नंबर 4 पर खिला रहे हैं, और अगर आप उनको नीचे के नंबर पर खिलाते हैं तो वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे अपने आप को और वो यूटिलिटी प्लेयर नहीं होंगे। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, बट फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा। बट अगर एशिया कप होता है तो डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट होगा रिजवान की परफॉर्मेंस, और उसके बाद देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी बिला वजह आप बात करते हैं सरफराज की, उनका टाइम ख़त्म हो चुका है। बट जिस तरह उन्होंने टेस्ट सीरीज़ में कम बैक किया, 3 सेंचुरियाँ, 1 सेंचुरी, 4 इनिंग, 335 रन, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, सीरीज़ के वो करार पाए, तो आई थिंक कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। तो ये सिलसिला जनाब देखें कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि क्रिकेट के खेल में कहते हैं कि कुछ चीज़ हतमी नहीं होती। अगला सवाल मेरे पास है जनाब, ये अंजुम मलिक साहब का सवाल है, और अंजुम मलिक साहब क्या कह रहे हैं जनाब? अंजुम मलिक साहब कह रहे हैं पाकिस्तान टीम में लेग स्पिनर यासिर शाह, हारिस सोहेल और मोहम्मद अब्बास का मुस्तकबिल क्या है? अंजुम मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, और आप भी उसी फहरिस्त का हिस्सा है, यानी आपने सवाल तो हमें भेज दिया बट अपना नाम नहीं लिखा। तो आपसे यही कहूँगा कि जनाब आप लोग जब हमें सवाल भेजें तो कम से कम अपना तारुफ ज़रूर लिखा करें, ज़रा उससे अच्छा हो जाता है। तो अंजुम मलिक साहब आपने पूछा यासिर, आई थिंक यासिर का करियर मुझे नहीं लगता कि अब चलेगा। और हारिस के बारे में आपने बात की, हारिस की टीम में वापसी हुई थी बट उनकी फिटनेस के बड़े मसाइल हैं। और मोहम्मद अब्बास काउंटी क्रिकेट में खेल रहे हैं, और काउंटी क्रिकेट में एक 6 विकेट की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और अगर वो एक और 2 अच्छी इनिंग में बॉल कर गए, आई थिंक बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है श्रीलंका का टूर, तो उनको जनाब कंसिडर किया जा सकता है। बट ऑल डिपेंड कि उनके आगे वाले मैचों में परफॉर्मेंस क्या होती है। ये सवाल जनाब मेरे पास राजा अब्दुल्ला साहब का है, और आप लिखते हैं कि आपके तज्जिए से इत्तेफाक करता हूँ, अलबत्ता शाहनवाज धानी अब भी एहसानुल्लाह से बेहतर हो सकते हैं। कौन है जनाब? ये राजा अब्दुल्ला साहब। तो सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया राजा अब्दुल्ला साहब हमें सवाल भेजने के लिए, और मेरे तज्जिए से आपने इत्तेफाक किया, थैंक यू वेरी मच, इसके लिए आपका तहे दिल से मैं मशकूर हूँ। शाहनवाज धानी बिल्कुल पाकिस्तान शाहीन्स के साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब जिम्बाब्वे में, और जो 2 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच खेले, उन 2 फर्स्ट क्लास मैचों में कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी, बट उन्होंने रन्स को कंटेन किया, और 4 इनिंग में वो सिर्फ 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके। बट हरारे में जो उन्होंने डे बिफोर यस्टरडे एक मैच खेला है जिम्बाब्वे सेलेक्ट के खिलाफ शाहीन्स की तरफ से, वहाँ उन्होंने 4 for 43 की परफॉर्मेंस के साथ, अगर मैं ये कहूँ कि अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, तो शायद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ये सवालात का जनाब सिलसिला जारी है, और अगला सवाल मेरे पास है मोहम्मद अहमद साहब का। कहते हैं कि अगर नजम सेठी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की हिमायत कर दें तो मोहम्मद आमिर के क्या इम्कान हैं वर्ल्ड कप 2023 खेलने के हवाले से? मोहम्मद अहमद साहब, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया जो आपने हमें सवाल भेजा, और चेयरमैन पीसीबी नजम अजीज सेठी ने बहुत हाथ रखा आमिर के ऊपर जब वो फर्स्ट टाइम चेयरमैन बने थे, और उनकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उनका केस जो है वो आगे बढ़ा। फिर आमिर पाकिस्तान से भी खेले, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में विनिंग टीम का पार्ट भी थे। बट 31 साल के मोहम्मद आमिर जो नेक्स्ट ईयर 13 अप्रैल को अपनी 32वीं सालगिरह का केक काटेंगे, फिलहाल उनके बारे में मुझे कुछ क्लियर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और नजम अजीज सेठी डेफिनेटली चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का अपना एक वोट होता है, लेकिन इसके लिए आमिर को परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो इस वक्त जो आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट है ऑलमोस्ट तकरीबन सेटल डाउन मुझे लग रहा है, तो कुछ गैर मामूली चीज़ ही हो सकती है जिसमें आमिर की वापसी हो। मिक्की आर्थर ठीक है, उनका झुकाव उनकी तरफ है, लेकिन इसके लिए आमिर को मुझे लगता है कि परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो सिर्फ नजम सेठी की जो है वो आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। अगला सवाल मेरे पास है जनाब तूबा का, और तूबा कराची से ये सवाल करती हैं कि सुना है मोहम्मद आमिर ने यू टर्न ले लिया है, पहले बाबर आजम को टेल एंडर कहा, अब माफ़ी मांग ली है। तूबा, आप अगर ये कहें कि माफ़ी मांग ली है, यू टर्न ले लिया है, वो कहते हैं ना कि गुफ्तगू करने का अपना एक अंदाज़ होता है, गुफ्तगू को सेलेक्ट करने का एक अंदाज़ होता है, चीज़ों को बयान करने का अपना एक अंदाज़ होता है। तो अगर बिल्कुल सीधे आप बात कर दें तो आपकी ये दोनों बातें ठीक हैं। अगर आप ये कह दें कि जनाब आमिर ने जो है वो वजाहत की है और आमिर ने कुछ चीज़ों को क्लियर किया है,
تو آسان زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ صورتحال ڈیفینیٹلی بنتی ہے. اگر آپ کہہ لیں یو ٹرن انہوں نے لیا ہے, اگر آپ کہہ لیں انہوں نے معافی مانگ لیا محمد عامر نے کیپٹن بابر اعظم سے, تو شاید عامر کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے. ویسے بھی ابھی جب ویرات کوہلی نے 100 کیا آئی پی ایل میں, تو محمد عامر نے ان کو مبارکباد دی اور ان کو جو کنگ کہا تو اس کے اوپر بھی بڑا واویلا مچ گیا. انہوں نے کہا جی کنگ تو بابر اعظم ہے, اور محمد عامر نے کنگ جو ہے وہ ویرات کوہلی کو کہہ دیا. تو دیکھیں اگر ہم پاکستان کے تناظر میں بات کریں جو پرفارمنس بابر اعظم کی ہیں تو ہماری کرکٹ ٹیم کے لیے وہ کنگ ہیں. ویرات کوہلی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ویرات کوہلی اپنی ٹیم کے لیے کنگ ہیں, اور کنگ تو وہ ہے جو جہاں جب موقع ملے پرفارم کرے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ محمد عامر کا ہوا کیا تھا. محمد عامر کا مسئلہ یہ تھا کہ محمد عامر صاحب نے پاکستان سپر لیگ سیزن 2023 سے پہلے ایک انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جناب میں جس طرح ٹیل اینڈر کو بال کرتا ہوں میں اس طرح بابر کو بھی بال ڈالتا ہوں. اب اس انٹرویو کو اگر آپ انٹینسٹی دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, اور میں تو اس کو بڑا پازیٹیو اس لیے لے رہا تھا کہ جناب جب تک کہ میدان سے باہر تھوڑی ہیٹ نہیں ہوگی تو میدان کے اندر کیسے آپ ہیٹ کو فیل کریں گے. وہ انلکی رہے عامر کے, وہ پرفارم نہیں کر سکے, اور اس طرح جس طرح انہوں نے انٹرویو دیا تھا, بیانات دیے تھے, اس طرح کی ان کی بالنگ میں کاٹ نہیں رہی. بٹ ایک فاسٹ بالر کا ایگریشن میں تو لائک کرتا ہوں. اب ہوا یہ کہ محمد عامر کا اگر ان کے تناظر میں ہم بات کرتے ہیں, ان کی جو ہے بھاشا کے اندر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنے سیریس ہو کر وہ کسی ٹیل اینڈر کو یعنی آخری نمبروں کے بیٹسمین کو جو بلے بازی کرنے کے لیے آتا ہے بال ڈالتے ہیں. بالکل بابر اعظم بڑے نام کے بیٹسمین ہیں, بڑے مقام رکھتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں, ان کو بھی وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ گین کرتے ہیں. لیکن جب آپ ٹیل اینڈر کی بات کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا جو ہے یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ کیا یار بابر اعظم کو ٹیل اینڈر سمجھتے ہیں, تو یہ بات تھوڑی سی آگے بڑھ گئی. اب ہوا یہ کہ جب بابر اعظم نے اپنے 100 ون ڈے انٹرنیشنل پورے کیے, پھر جناب انہوں نے ون ڈے کرکٹ میں 5000 رنز کیے, ان کو نجم عزیز سیٹھی صاحب نے ورلڈ کپ 2023 کے لیے کیپٹن ڈکلیئر کر دیا, تو عامر نے ایک اور بیان دیا, اور عامر نے یہ کہا کہ جناب بہت اچھا فیصلہ ہے اور اب یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے. تو پھر انہوں نے اپنے اس بیان کی بھی وضاحت کی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں بابر اعظم کو ٹیل اینڈر سمجھتا ہوں, اس کو بڑا مرچ مسالہ لگا کر جو ہے چیز کو آگے بڑھایا گیا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بینگ اے پروفیشنل کرکٹر, بینگ اے پروفیشنل بالر, میں بابر اعظم کو بھی اتنا ہی سیریس لیتا ہوں جتنا میں کسی آخری نمبر کے بیٹسمین کو لیتا ہوں. تو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی, لیکن وہ جو ہیڈ لائن نکلتی ہے نا, وہ جو سرخی نکلتی ہے نا, وہ چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, کیچ کرتی ہے. تو لوگوں نے کہا اوہ یہ کیا بات کر دی یار, عامر تو بابر اعظم کو ٹیل اینڈر سمجھ کر بال کرتے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہوئی تھی, اور اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا وبال ہو گیا تھا اور بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں. تو یہ کہانی ہوئی. اب آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, آپ اس کو کہہ لیں معافی مانگ لی, آپ کہہ لیں یو ٹرن لے لیں, آپ جو سمجھنا چاہیں. جے مان سنگھ دلی سے کہتے ہیں محمد عامر میں اب بھی دم لگتا ہے, وہ بھارت ورلڈ کپ کھیلنے آئیں تو اچھا رہے گا, بھارت میں لوگ عامر کو دیکھنا چاہتے ہیں. فرسٹ آف آل دلی سے جے مان سنگھ جی, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں سوال بھیجا, اور میں تھوڑا سا عامر کے ریکارڈز کے اوپر آپ کو لے کر چلتا ہوں. جناب پاکستان کے لیے 36 ٹیسٹ میچوں میں 119 آؤٹ کیے ہیں, 61 ایک روزہ میچوں میں 81 آؤٹ کیے ہیں, اور 50 T20 مقابلوں میں 59 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں محمد عامر صاحب نے. اور اگر میں محمد عامر کی بات کرتا ہوں بالنگ پرفارمنس کی, تو محمد عامر لاسٹ ون ڈے انٹرنیشنل پاکستان کے لیے کب کھیلے تھے؟ محمد عامر صاحب جناب جے مان سنگھ جی پاکستان کے لیے بڑی عمدہ کارکردگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا, لیکن ون ڈے کرکٹ کھیلے ان کو پاکستان سے بڑا لمبا عرصہ بیت چکا ہے. 2019 ورلڈ کپ میں انڈر کیپٹنسی وہ سرفراز احمد کھیلے تھے. بٹ اس وقت اگر میں بات کرتا ہوں عامر صاحب کی, تو عامر صاحب کی پرفارمنس, عامر صاحب کی فارم جو ہے وہ بہت زیادہ سوالات کا سبب بن رہی ہے. کہ ایسے ٹائم پر جب پاکستان کے پاس بالنگ میں شاہین شاہ آفریدی ہیں, حارث رؤف ہیں, پاکستان کے پاس نسیم شاہ ہیں, پھر ابھرتے ہوئے فاسٹ بالر احسان اللہ ہیں, شاہ نواز دانی ہیں, محمد حسنین ہیں, محمد وسیم جونیئر ہیں, اس کے ساتھ زمان خان ہیں, تو کمپٹیشن خاصا ٹف ہو گیا ہے. تو عامر کے لیے معاملات اتنے آسان نہیں ہیں. تو عامر کوئی شک نہیں کہ لوگ ان کو انڈیا میں بال ڈالتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. 2016 مجھے اچھی طرح یاد ہے, شاہد آفریدی کی قیادت میں پاکستان ICC ورلڈ T20 کھیلنے کے لیے بھارت گیا تھا. تو وہاں پر ویرات کوہلی نے ان کے ساتھ
ना सिर्फ शेक हैंड किया था बल्कि उनको अपना बल्ला भी पेश किया था और बड़ी हेडलाइंस लगी थी। तो ये चीज़ें होती रहती हैं और आमिर जो है वो बहरहाल एक उनका कद है क्रिकेट की दुनिया में, और लोग जो हैं वो डेफिनेटली उनको इंडिया में खेलता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन क्या आमिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे? आई थिंक ये कहना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफ़ी महफूज हाथों में हमें दिखाई दे रही है। और आखिरी एक रोज़ा मैच मोहम्मद आमिर जो हैं वो कराची में खेले थे श्रीलंका के ख़िलाफ़ 2 अक्टूबर 2019 को। तो तब से लेकर अब तक मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट नहीं खेले हैं। T20 क्रिकेट की अगर मैं बात करता हूँ तो T20 क्रिकेट भी उनको एक लंबा अरसा हो गया पाकिस्तान से खेले हुए, और आखिरी T20 इंटरनेशनल आमिर पाकिस्तान के लिए 30 अगस्त 2020 को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले थे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि उनको लगभग कुछ 3 साल हो चुके हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी किए हुए बैनुल अक़वामी क्रिकेट में। तो इस तनाजुर में उनका पाकिस्तान टीम में वापस आना, खेलना कुछ मुझे इतना आसान लग नहीं रहा। और 2019 वर्ल्ड कप में पहले वो फर्स्ट टाइम स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, बाद में पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां हुई और उसके नतीजे में वो टीम में आए, वहाब रियाज टीम में आए। बट मोहम्मद आमिर की अगर मैं बात कर लूँ आखिरी 3 एक रोज़ा मैचों में, तो जनाब लॉर्ड्स में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 7 ओवर में 31 रन देकर एक आउट किया था। 30 सितंबर 2019 को श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश के खिलाफ फिर उन्होंने 7 ओवर में 21 रन किए थे, एक आउट किया था। और 2 अक्टूबर 2019 को श्रीलंका के खिलाफ कराची में जो लास्ट वनडे इंटरनेशनल खेले उन्होंने 10 ओवर में 50 रन दिए थे 3 विकेट हासिल करने के लिए। आदाद व शुमार के तनाजुर में अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, 3 for 50, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के लिए खेले नहीं। तो मुकाबला सख्त है। जय मान सिंह जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन करना चाहूँगा, और ये सूरत हाल थी जो मैंने आपके गोश गुजार कर दी। तो जनाब ये है सूरत हाल, और आज आपके कुछ मुंतखब सवालात हमने शामिल किए और ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सैयद या हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।